उस वक्त थाईलैंड की एक लड़की का एक अमेरिकी पिता था। कहा जाता था कि वो पिता कभी भी अपनी पत्नी और बेटी को नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज पारंपरिक त्योहार का दिन था। गांव वाले लाल खून और ताजे मांस से बने मानव पुतलों की बलि देकर राक्षस देवता की पूजा करने वाले थे। ये बलि साल में सिर्फ एक बार होती थी। बुजुर्गों का कहना था कि धरती का एक साल आसमान में सिर्फ एक दिन के बराबर होता है, यानी कि ये राक्षस देवता के लिए रोज का भोजन था। रात के आधी रात के वक्त पिता चुपके से अकेले जंगल में निकल गया। वहां जो उसने देखा, उसे देखकर वो दंग रह गया। सचमुच एक खून से लथपथ राक्षस बलि का मांस खा रहा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो राक्षस भी इंसानों से डरता था और जल्द ही वहां से भाग गया। लाला ने देखा कि उसका पिता चोरी छिपे जा रहा है। उसे ये बहुत मजेदार लगा और जिद करके वो भी उसके पीछे चली गई। लेकिन ये बहुत खतरनाक था, इसलिए पिता ने उसे एक वॉकी टॉकी दी और कहा, छिप कर रहना, अगर जरा सा भी खतरा महसूस हो तो मुझे आवाज देना। पिता फिर आगे बढ़ा और अचानक इसे एक रहस्यमय गोला दिखाई दिया। उस गोले के साथ एक अजीब सा कंगन जुड़ा हुआ था। दोनों चीजें जैसे किसी अदृश्य शक्ति से एक दूसरे को खींच रही थी, मानो साथ मिलकर कोई नई ताकत बना रही हो। लेकिन तभी वही खूनी राक्षस फिर से आ गया। उसकी मौजूदगी से वो गोला बेकाबू होने लगा और देखते ही देखते वो एक जबरदस्त धमाके में फट गया। ऊर्जा की एक तेज चमक आसमान तक चली गई। लाला भी वहां पहुंच गई, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा, उसका पिता गायब था और तभी आसमान से धड़ाधड़ लाशें गिरने लगी। ला बार बार अपने वॉकी टॉकी पर पापा को पुकारने लगी, 100 बार, 1000 बार, लेकिन दूसरी तरफ से उसे बस आसमान से गिरती लाशों की डरावनी धप धप आवाजें ही सुनाई थी। किसी तरह जान बचाकर ला गांव वापस पहुंची। उसने ये सारी अजीब बातें गांव के मुखिया को बताई, लेकिन मुखिया ने गुस्से में डांट दिया, पगली हो गई है तू, तेरा बाप तुझे और तेरी माँ को छोड़कर भाग गया था। बस ला को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। उसका दिल कह रहा था, पापा ऐसे नहीं हो सकते। 30 साल बीत गए। अब साल था 2023। ला अब एक सिंगल मदर थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी। कुछ जरूरी कामों के लिए वो दोबारा अपने पुराने गांव लौटी। सोचा चलो मुखिया से भी मुलाकात कर लेती हूँ। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, मुखिया पिछले 30 सालों में जरा भी बूढ़ा नहीं हुआ था, यहाँ तक कि उसका बेटा भी नहीं। 30 साल पहले जब ला एक छोटी बच्ची थी, मुखिया का बेटा एक किशोर था। अब जब ला खुद एक माँ बन चुकी थी, मुखिया का बेटा अब भी वैसा ही जवान दिखता था। पुराने घर में ला को अपना बचपन वाला वॉकी टॉकी मिल गया। वो वही था जिससे वो अपने पापा को बुलाया करती थी। सालों तक उसने उसे ऑन किया, पुकारा, पर कभी कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन आज जब उसने फिर से बटन दबाया तो अचानक उसे अपने पापा की आवाज सुनाई दी। आवाज बार बार कट रही थी। ला ठीक से सुन नहीं पाई, इसलिए वो माँ के पास गई और पूछा। लेकिन जो माँ ने बताया उसे सुनकर ला बिल्कुल दंग रह गई। माँ ने कहा, जब से तू कॉलेज गई है, ये वॉकी टॉकी साल में एक बार अपने आप चालू हो जाता है और उसमें तेरे पापा की आवाज सुनाई देती है। पापा कहते थे कि वो किसी दूसरे समय के आयाम में फंस गए हैं। वहाँ का वक्त बिल्कुल अलग चलता है। वहाँ की 1 मिनट धरती के 1 साल के बराबर होती है। यानी जहाँ लाखों लगा कि पापा 30 साल से गायब हैं, असल में उनके लिए तो बस 30 मिनट ही गुजरे थे। हर मिनट वो वॉकी टॉकी से पुकार रहे थे, मदद मांग रहे थे, बस किसी तक उनकी आवाज पहुंच ही नहीं पाई। माँ को याद था, पापा ने एक बार बताया था कि उन्हें बचाने का सिर्फ एक तरीका है। पहले रहस्यमयी कंगन यानी मिस्ट्री ब्रेसलेट को ढूंढना होगा, फिर रहस्यमयी गोला यानी एनर्जी स्फीयर को इकट्ठा करना होगा और आखिर में अमेरिकी सेना के पुराने बेस पर जाकर वॉकी टॉकी से उन्हें बुलाना होगा। ऐसा करने पर ही वो वापस लौट पाएंगे। मिशन की पहली स्टेप थी रहस्यमयी कंगन को ढूंढना, लेकिन असली कंगन तो पापा के पास ही था, इसलिए वो अब मिलना नामुमकिन था। तभी ला को याद आया, गांव का मुखिया कई सालों से बिल्कुल वैसा ही कंगन पहने हुए है, मतलब उसके पास भी वही रहस्य छिपा है। ला ने मुखिया के बेटे से कहा, अगर तुम चाहो तो वो कंगन चुपके से ले आओ। लेकिन वो डर गया, बोला, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ला मुस्कुराई और बोली, तुम्हें जरा भी जिज्ञासा नहीं होती? कभी सोचा क्यों तुम और तुम्हारे पापा 30 सालों में भी बूढ़े नहीं हुए? और याद है बचपन में तुमने अपनी याददाश्त खो दी थी? क्या तुम नहीं जानना चाहती कि असल में तुम कौन थे? ला की बातों ने उसके दिल में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। वो चुप हो गया, सोच में डूब गया और अब उसका दिल सच जानने के लिए बेचैन हो उठा। उसने गांव के मुखिया का हाथ का कंगन और उसकी पिस्तौल चुरा ली। यहाँ फिल्म में एक मजेदार पल भी दिखाया गया। जब मुखिया करवट लेकर सोया तो अचानक आंखें खोल दी, जिससे उसका बेटा डर के मारे जम ही गया। लेकिन असल में वो तो बस झांग भेई की तरह था जो आंखें खोलकर सोता है। इसके बाद ला ने अपने कुछ साथियों को बुलाया
और सब मिलकर वापस बचपन वाले जंगल में पहुंच गए। वो रहस्यमयी गोलाकार ऊर्जा बॉल अभी भी वहीं पड़ी थी। ला ने जैसे ही कंगन आगे बढ़ाया, वो गेंद सिकुड़ने लगी और धीरे धीरे उसकी हथेली में समा गई। अचानक वहां एक डरावनी औरत प्रकट हुई। उसका शरीर मरोड़ने और टेढ़ा मेढ़ा होने लगा और ला को तुरंत याद आया, बचपन में जिसने उसे डराया था वो भयानक राक्षस जैसी औरत वही थी। लेकिन इस बार जमाना बदल चुका था। अब ला और उसके साथियों के पास बंदूकें थीं। उन्होंने बिना डरे गोलीबारी शुरू कर दी और वो औरत डरकर भाग निकली। अब अगला पड़ाव था अमेरिकी सेना का पुराना बेस, जो कभी वियतनाम युद्ध के समय का ठिकाना हुआ करता था। थोड़ी कोशिश के बाद सिर्फ एक प्लायर की मदद से वो लोग अंदर घुसने में कामयाब हो गए। बेस के सबसे गहरे हिस्से में उन्हें एक विशाल वैज्ञानिक मशीन दिखाई दी। उन्होंने उसे चालू करने की कोशिश की और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। ला के पापा से सीधी कम्युनिकेशन हो गई। अब फिल्म का अंग्रेजी हिस्सा बिना सबटाइटल्स का था, तो आधा तो सुनकर समझ आया और आधा बस अंदाजे से। पापा की आवाज आई, मेरे पास एक छोटा सा राज है। असल में वो CIA एजेंट थे और अमेरिकी सेना के गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उस प्रोजेक्ट का मकसद था एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा करना। योजना के मुताबिक उन्हें उस रहस्यमयी ऊर्जा बॉल को नष्ट कर देना था। जब वो उस रहस्यमयी ऊर्जा गेंद को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक एक भयंकर हादसा हो गया। पल भर में वो पहुंच गए एक एलियन स्पेस स्टेशन पर, जो किसी दूसरे ब्रह्मांड की उन्नत सभ्यता ने बनाया था। वहां का समय बिल्कुल अलग चलता था। वहां के हर 30 मिनट पृथ्वी पर पूरे 30 साल गुजर जाते थे। वो जगह इंसानों के लिए रहने लायक तो थी, लेकिन पापा हर पल बस यही चाहते थे कि ला किसी तरह उन्हें वापस ले आए। अब ला के पास दोनों चीजें थी, वो कंगन और रहस्यमयी ऊर्जा बॉल, जिससे पापा को बचाने की संभावना थी 99.999%, पर वो 0.001% का खतरा अब भी बाकी था। पापा ने कहा, उस 0.001% को पूरा करने के लिए तुम्हें मशीन के टूटे हुए कुछ टुकड़े यानी फ्रैगमेंट्स ढूंढने होंगे। फिर उन्होंने समझाना शुरू किया, देखो, जब ये रहस्यमयी बॉल खुलती है तो इसके अंदर 5 घेरे बने होते हैं। पहला घेरा नियंत्रित करता है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। इससे ग्रेविटी शील्ड बनती है जो टाइम ट्रैवल करने वाले को पूरी तरह सुरक्षित रखती है। दूसरा घेरा संभालता है क्वांटम कम्युनिकेशन। तीसरा घेरा तय करता है यात्री किस समय बिंदु पर पहुंचेगा। और चौथा व पांचवा घेरा निर्धारित करते हैं स्थान के अक्षांश और दिशांतर। ये पांचों घेरे हाथ की 5 उंगलियों से नियंत्रित किए जा सकते हैं। बस हल्का सा मूवमेंट करो और टाइम ट्रैवल के सारे पैरामीटर्स अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। अब ये सब याद रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि असली बात यह है कि जब ये पांचों रिंग्स फिर से एक हो जाएंगी तो ये रहस्यमयी बॉल अजय बन जाएगी और उसी से ला अपने पापा को वापस घर ला सकेगी। लेकिन पिछली बार जब मशीन में विस्फोट हुआ था तो उसमें से 3 रिंग्स टूटकर अलग अलग टाइम आयामों में बिखर गई थी। अब ला का मिशन पूरी तरह बदल गया था। अब वो सिर्फ पापा को ढूंढने नहीं जा रही थी, बल्कि उसे 3 अलग अलग टाइमलाइनों में जाकर वो 3 टूटे हुए रिंग्स के टुकड़े इकट्ठे करने थे। किसी ने पूछा, लेकिन अगर रहस्यमयी बॉल अधूरी है तो टाइम ट्रैवल कैसे करेगी? पापा हल्के से मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, इसमें एक ऑटोमेटिक फ्रैगमेंट ट्रैकर है। जहां भी वो टुकड़े होंगे यह बॉल खुद तुम्हें उसी समय में पहुंचा देगी। और इसी तरह ला का नया मिशन शुरू हुआ। अब कहानी बदल चुकी थी। पापा कहाँ हैं से 3 टाइमलाइनों से रिंग्स के टुकड़े लाने तक। और पहला मिशन था ग्रेविटी रिंग के टुकड़े ढूंढना। रॉकेट 5600 साल पहले का दक्षिण पूर्व एशिया। ला और उसकी टीम टाइम ट्रैवल करके वहां पहुंचती है और हैरानी की बात ये थी, वो अपनी बेटी को भी साथ ले आया था। जैसे ही सबने चारों ओर देखा तो पाया कि ग्रेविटी रिंग का टूटा हुआ टुकड़ा घाटी के बीचों बीच हवा में तैर रहा था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था उसे वहां से निकाला कैसे जाए। अचानक कुछ अजीब से लोग मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ने लगे। पहले तो लगा कि शायद मदद करने आ रहे हैं, पर नहीं, उनके चेहरे देखकर साफ लग रहा था वो तो ज़ॉम्बी जैसे थे। ला और उसकी टीम जल्दी से भागते हुए ग्रेविटी फ्रैगमेंट के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक अदृश्य ग्रेविटी शील्ड मिली। ला ने अपने कंगन की मदद से उसमें एक रास्ता खोला और टीम को अंदर ले गया। ज़ॉम्बी उस शील्ड के बाहर ही रह गए। असल में ग्रेविटी फ्रैगमेंट अपने आप एक सुरक्षा कवच यानी शील्ड बना लेता है और उसके अंदर केवल वही जा सकता है जिसके पास वो कंगन हो। शील्ड के अंदर उन्हें एक गांव मिला
जिसका नाम था बानचियांग। शायद तुमने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन थाईलैंड में ये एक ऐतिहासिक सभ्यता मानी जाती है जिसने मानव इतिहास में एक नया अध्याय लिखा था। वहाँ के लोग बहुत शांत और सरल थे। उन्होंने ला को देवता की तरह पूजना शुरू कर दिया। ला का दिल भर आया क्योंकि वो जानता था ये ग्रेविटी शील्ड दोहरी तलवार जैसी थी। एक तरफ ये गांव वालों को ज़ॉम्बियों से बचा रही थी और दूसरी तरफ उन्हें इस कवच के अंदर कैद भी कर रही थी। अगर ला वो ग्रेविटी रिंग का टुकड़ा निकाल लेता तो शील्ड गायब हो जाती और गांव वाले ज़ॉम्बियों का शिकार बन जाते। टीम का एक साथी बोला, इतना मत सोच ला, इतिहास में ये गांव वाले तो वैसे भी नष्ट हो चुके हैं, तू इन्हें नहीं मार रहा, बस किस्मत का लेखा बुरा कर रहा है। ला कुछ पल तक चुप रहा और फिर धीरे से बोला, चलो। टीम ने वो रहस्यमय एनर्जी बॉल निकाली और उसे ग्रेविटी फ्रैगमेंट की ओर फेंका। कुछ ही सेकंड में टुकड़ा उसमें समा गया और ग्रेविटी रिंग फिर से पूरी हो गई। लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ, शील्ड अचानक गायब हो गई। ज़ॉम्बी दहाड़ते हुए अंदर घुस आए। अब हमारी बारी है। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। हर तरफ अराजकता और डर का माहौल था। ला और उसकी टीम ने तुरंत एनर्जी बॉल को एक्टिवेट किया। अब वो अगले समय आयाम यानी टाइम डायमेंशन में जाने की तैयारी कर रहे थे। ला ने अपनी बेटी का हाथ कसकर थामा और दौड़ लगा दी, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बानचियांग के लोगों के चेहरों पर कुछ गड़बड़ थी। उसने नीचे नजर डाली और जैसे उसकी सांसें थम गईं। उसके हाथ में उसकी बेटी नहीं थी, बल्कि बानचियांग का एक छोटा बच्चा था और उसकी बेटी वो अब बानचियांग के लोगों के हाथों में फंसी हुई थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रहस्यमयी ऊर्जा बॉल पहले ही एक्टिव हो चुकी थी। पल भर में सब लोग वापस वर्तमान में लौट आए। ला की पहली प्रतिक्रिया थी, मुझे तुरंत वापस जाकर अपनी बेटी को बचाना होगा। लेकिन तभी उसे याद आया, अब उसके कंगन में सटीक टाइम ट्रेवल करने की क्षमता नहीं रही। याद है ना, अब वो सिर्फ फ्रैगमेंट्स को ऑटो लॉक कर सकता था। जहां भी अगला टुकड़ा होगा वो बॉल उन्हें उसी टाइमलाइन में पहुंचा देगी। सबने चारों ओर देखा। पहले तो लगा कि वो 2023 में लौट आए हैं, लेकिन नहीं, अब तो 2035 चल रहा था। वहां के 10 मिनट यहाँ के पूरे 10 साल बन चुके थे। इन 10 सालों में गांव का मुखिया समझ चुका था कि उसका कंगन चोरी हो गया है। वो पूरे 10 साल तक अमेरिकी बेस के खंडरों में चुपचाप इंतजार करता रहा और आखिरकार ला फिर से वहीं आ पहुंचा। मुखिया जानता था वो कंगन भले ही टाइम ट्रेवल करा सकता है, लेकिन उसके इस्तेमाल से समय की धारा असंतुलित हो जाती है। इसीलिए उसने उसे छिपा कर रखा था ताकि कोई विनाश ना हो। लेकिन ला ने चोरी से उसे ले लिया और अब उसकी वजह से टाइमलाइन पूरी तरह गड़बड़ा चुकी थी। समय और आयाम की इस गड़बड़ी ने गॉडजिला जैसे विशाल राक्षसों को जन्म दे दिया था, जो हर चीज को तबाह कर रहे थे। अब मुखिया चाहता था कि वो कंगन वापस पाले, जबकि ला किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसी कंगन से वो अपने पिता और बेटी दोनों को बचा सकता था। दोनों के बीच भयंकर टकराव शुरू हो गया। गुस्से में दोनों ने बंदूकें निकाली। उसी पल मुखिया का बेटा कुछ सोचकर ला की तरफ आ खड़ा हुआ। वो अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा होने को तैयार था। हालात अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर थे। ला के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने झट से फिर से रहस्यमयी बॉल एक्टिव कर दी, लेकिन इस बार सब कुछ बेहद जल्दबाजी में हो गया। तो समझदार वैज्ञानिकों ने मिलकर वो नकली हैंडबैंड और उसकी एनर्जी बॉल का समान उपयोग करने की स्कीम बनाई। मगर मिलता तो ये भी ना। चारों ओर लड़ाई का माहौल था। फिर क्यों कोई इनका केका पता चला था। सब टेंशन में अपने टाइम टेबल तरीका कर रहे थे। और जहां तक इस लड़ाई की नतीजे की बात है, वो मैं तुम्हें आखिर में बताऊंगा। अभी तो चलो ला और उसके साथियों के साथ चलते हैं, जो एक बार फिर अगले टाइम फ्रैगमेंट यानी समय के टुकड़े में पहुंच चुके हैं। इस बार जो फ्रैगमेंट था वो था क्वांटम इंटेंगलमेंट रिंग का टुकड़ा। ला ने चारों नजर दौड़ाई। हर तरफ भारी हथियारों से लैस लोग खड़े थे। वो सोचने लगा, ये मैं आखिर कहाँ आ गया हूँ। लेकिन जवाब मिलने से पहले ही उसे और उसके साथियों को पकड़ लिया गया, कैद में डाल दिया गया। और तभी असली सच्चाई सामने आई। असल में ये साल 2024 था, 22 साहब। और कहानी की जड़ें फिर से 2023 में जाकर जुड़ती थी। उसी साल जब ला ने टाइमलाइन में गड़बड़ी कर दी थी, तो उसी गड़बड़ी की वजह से एक गॉडजिला जैसे विशाल राक्षस ने पूरा थाईलैंड तबाह कर दिया था। अच्छा हुआ कि पश्चिमी देशों के गठबंधन ने दखल दिया और उस राक्षस को मार गिराया। थाईलैंड के लोग खंडरों से फिर उठ खड़े हुए और उन्होंने एक नई चमकदार सभ्यता बनाई। लेकिन जल्द ही उस नए देश में भी विभाजन शुरू हो गया। राजधानी जीएन सिटी में ननकोबैरों और कॉरपोरेट लोगों ने सत्ता संभाल ली। उन्होंने सारी ऊर्जा और संसाधनों पर कब्जा कर लिया
और गरीबों को भयंकर अत्याचारों का सामना करना पड़ा। ठगे हारे गरीबों ने आखिरकार बगावत कर दी और ये जो हथियारबंद लोग थे असल में वही थे गरीबों की रेबल आर्मी। एक दिन जब ये बागी अपनी लड़ाई लड़ ही रहे थे, अचानक आसमान में एक भयानक विस्फोट हुआ। ला ने इसे ब्लैक होल एक्सप्लोजन इवेंट कहा। इसके बारे में भी मैं तुम्हें अंत में बताऊंगा। उस धमाके से सिर्फ ऊर्जा ही नहीं निकली बल्कि अन्य डायनासोर भी धरती पर उतर आए। डायनासोर, अब सोचो, राक्षस, कॉर्पोरेट, डायनासोर और विद्रोही सेना एक ही देश में। पूरा माहौल तो जैसे उबलता हुआ कढ़ा में बदल गया था। विद्रोही सेना की हालत बहुत खराब थी, लेकिन तभी जैसे किसी चमत्कार से उन्हें पुराने अमेरिकी बेस के खंडर मिल गए। वो वहीं बस गए और सालों तक उन्होंने अमेरिकी टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की। कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने उस टेक्नोलॉजी की नकल यानी रेप्लिका बना ली। नकली हैंडबैंड और नकली एनर्जी बॉल, बस उसे इस्तेमाल करना नहीं जानते थे बस। और तभी किस्मत से उसी दिन ला अपने असली हैंडबैंड और असली एनर्जी बॉल के साथ वहां पहुंच गए। अब विद्रोही चाहते थे कि वो उन्हें सिखाए कि ये कैसे काम करता है, लेकिन डरता कि वह मानेगा नहीं, इसलिए उन्होंने उसे जबरदस्ती धमका रखा। ला हंसते हुए बोला, अरे पहले बोल देते, इतनी गलतफहमी नहीं होती। ला ने धैर्यपूर्वक बागी सेना को ट्रेनिंग देना शुरू किया। वो सिर्फ उन्हें समझा ही नहीं रहा था बल्कि खुद मैदान में उतरकर उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दे रहा था। ट्रेनिंग प्लान के मुताबिक बागियों को हैंड बैंड और एनर्जी बॉल की मदद से डायनासोरों को दूसरे टाइम डायमेंशन में भेजना था और फिर उन्हें वापस बुलाना था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन अचानक एक बड़ी गलती हो गई। जब डायनासोर को भेजा गया था वो एक पिंजरे केज के अंदर था, लेकिन जब उसे वापस लाया गया वो पिंजरे के बाहर था। यानी टाइम ट्रैवल के दौरान डायनासोर में म्यूटेशन हो गया था। अब उसमें टेलीपोर्टेशन की ताकत आ चुकी थी। वो पलक झपटते ही गायब होकर किसी दूसरी जगह प्रकट हो जाता था, वो भी बिना किसी कूल डाउन टाइम के। तुम गोली चलाओ और वो उसी पल फ्लैश होकर दूसरी जगह पहुंच जाए। अब बताओ, ऐसी हालात में कोई उससे टक्कर ले भी सकता है क्या? लेकिन इंसान का सबसे बड़ा हथियार है उसकी बुद्धि। ला की डीएम के एक साथी ने कमाल की चाल चली। एक ने डायनासोर को जानबूझकर उकसाया ताकि वो उस पर टूट पड़े और दूसरा साथी पीछे से चुपके से हमला करके उसे आखिरकार मार गिराने में सफल हो गया। ये देखकर ला के अंदर एक नई उम्मीद जागी। उसने कहा, अगर हम पांचों ग्रेविटी रिंग के टुकड़े जोड़ लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बागी सेना के लीडर ने भारी आवाज में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसने बताया कि दशकों से रिसर्च के बाद उन्होंने ये पाया है कि हर बार जब कोई टाइम ट्रैवल करता है तो वो समय की धारा को बाधित करता है और इससे अनगिनत अनियमितताएं यानी एनोमलीज पैदा होती हैं। जैसे वो गोडजिला जैसा राक्षस एक अनियमितता था, वो डायनासोर भी एक अनियमितताएं थे। यहाँ तक कि गांव के मुखिया और उसका बेटा जो अब तक अमर हैं, वो भी समय की एक गलती है। हम हमेशा सोचते रहे कि टाइम ट्रैवल से हमेशा अराजकता को खत्म कर देंगे, बागी बोला, पर असलियत यह है कि हर बार जब कोई टाइम ट्रैवल करता है तो समय की नदी में एक नई लहर उठती है और हर लहर ब्रह्मांड को और भी अव्यवस्थित कर देती है। अब ब्रह्मांड को संतुलन में लाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, समय को रीसेट करना। वो आगे बोला, इसके लिए हमें वापस 2023 में जाना होगा जहां वो पुराना अमेरिकन बेस था। वहीं की वैज्ञानिक मशीनों पर हैंड बैंड और एनर्जी बॉल को एक साथ एक्टिवेट करना होगा। वो वही जगह थी जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, जहां ला ने सबसे पहले समय को बिगाड़ा था। बागी बोला, जहां से ये सब शुरू हुआ था उसे वहीं जाकर खत्म करना होगा। ला कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, चलो। मुख्य मिशन अब सिर्फ टुकड़े इकट्ठा करने का नहीं रहा, बल्कि समय को रीसेट करने का बन चुका था। ला ने धीरे धीरे पांचों ग्रेविटी रिंग के टुकड़े जोड़ लिए थे। वो पूरी तरह तैयार था। जैसा बागियों ने बताया था, वो 2023 के अमेरिकी बेस में वापस जाकर टाइम को हमेशा के लिए रीसेट करने वाला था। लेकिन तभी फिर से सब कुछ उलट गया। कुछ समय पहले ला और मुखिया का बेटा दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। मुखिया का बेटा अपनी खोई हुई यादों की तलाश में अकेला निकल पड़ा था और जब आखिर उसे सच्चाई का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे मालूम हुआ कि वो एक स्कूल नरसंहार का एकमात्र जीवित बचा हुआ व्यक्ति है। उसके सारे दोस्त उस घटना में मारे गए थे और ये सच वो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ब्रेक गुस्से और दर्द से भरा हुआ उसने रहस्यमय ऊर्जा गेंद चुरा ली और अपनी मर्जी से टाइम ट्रैवल करके सीधा उसी दिन पहुंच गया जिस दिन वह भयानक नरसंहार हुआ था। उसका मकसद सिर्फ एक था,
अपने दोस्तों को बचाना। लेकिन बात तो साफ कही गई थी कि टाइम ट्रैवल मत करो, क्योंकि जितनी बार कोई टाइम ट्रैवल करेगा समय की रेखा उतनी ही उलटती जाएगी। ला ने उसे बहुत समझाया कि रुक जा, ऐसा मत कर, इससे सब कुछ और बिगड़ जाएगा। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी, और जब वो गोलीबारी के बीच फंस गया तो उसने टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल करके गोली को हवा में ही रोक दिया। बस वहीं से सब कुछ बिखर गया। टाइमलाइन पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। कहानी सुनाने वाला बोला, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग अब चकरा गया है तो टेंशन मत लो, क्योंकि पूरी टाइमलाइन भी अब एक बड़ी खिचड़ी बन चुकी है। भविष्य की जंग और स्कूल का नरसंहार इतने बुरी तरह आपस में टकरा चुके थे कि अब मौत और तबाही की कोई सीमा नहीं बची थी। और इस अफरा तफरी के बीच गांव का मुखिया का बेटा पूरी तरह थक चुका था। आखिरकार गांव के मुखिया का बेटा सब कुछ समझ गया था। उसे एहसास हुआ कि बार बार टाइम ट्रैवल करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये सब बस बेकार की कोशिश थी। उसने शांत मन से वो रहस्यमयी ऊर्जा गेंद मिस्ट्री स्फीयर ला को वापस लौटा दी और खुद उसी समय रेखा में रुक गया ताकि अपने दोस्तों की रक्षा कर सके। ला ने आखिरकार अपना सफर पूरा किया और वापस पहुंच गया 2023 के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर। वहां रेडियो के दूसरी ओर उसका अमेरिकी पिता अब भी मौजूद था। वो आखिरी बार ला से बात कर रहा था, उसे समझा रहा था कि टाइम रीसेट कैसे करना है। ला जानता था जैसे ही समय रीसेट होगा वो अपने पिता को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा, और उसका पिता भी ये बात जानता था। फिर भी मुस्कुराकर बोला कि अगर यही रास्ता है ब्रह्मांड को बचाने का तो मैं ये दर्द सह लूंगा। फिर सब कुछ रोशनी में डूब गया। समय की नदी फिर से शांत हो गई। जो ब्रह्मांड अब तक अनंत अराजकता में डूबा हुआ था वो अब अपनी असली व्यवस्था में लौट आया। ला ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने वही गांव था और साल फिर से 2023। वो कुछ छोटे मोटे काम निपटाने और पुराना घर देखने गांव लौटा था। थोड़ा थका तो लेट गया और सो गया। जब वो उठा तो खुद से भुदभुदाया, क्या ये सब कोई सपना था? वो सोचने लगा, इतनी पागलपंती, इतनी तबाही शायद बस कोई बुरा सपना ही थी, क्योंकि सच्ची जिंदगी में इतना गड़बड़ झाला और कहीं नहीं हो सकता। लेकिन उसकी बेटी को सब याद था। वो जानती थी पापा ये सपना नहीं था, और सबसे बड़ा सबूत था ला के पास अभी भी वो रहस्यमय ऊर्जा गेंद मौजूद थी। इसका मतलब था जो कुछ हुआ वो सब हकीकत थी। ला ने भले ही अपनी बेटी को वापस पा लिया हो, लेकिन उस सफर में उसने कई दोस्तों और अपने प्रियजनों को खो दिया था। फिर भी उसने अनगिनत बच्चों की मुस्कानें देखी और कई ऐसे लोगों के साथ काम किया जो आखिरी दम तक उसके साथ खड़े रहे। कहानी यहीं आकर खत्म होती है और सुनाने वाला मुस्कुराकर कहता है कि ऐसी फिल्में